Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 9। चैप्टर का नाम है वाक्य। पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण में 4 चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। पिछले क्लास में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उसके बाद प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था। सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था समास, परिभाषा, उसके भेद, उसके पहचान, बनाने के नियम, पहचानने के नियम, सब मैंने बताया था। तीसरा नंबर में हम आज पढ़ेंगे वाक्य। जब वाक्य चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब एक लास्ट चैप्टर और बचेगा, अलंकार। बस यही 4 चीज़ें आपको पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको बताया था शब्द निर्माण के बारे में, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा समास के बारे में। तीसरा हम पढ़ा रहे हैं आपको वाक्य। आगे हम पढ़ेंगे अलंकार। तो आइए पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। बारी बारी से वाक्य भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वाक्य चैप्टर 3 नंबर। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वाक्य। अंग्रेजी में इसको सेंटेंस कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य की परिभाषा, ऐसा सार्थक शब्द समूह, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान से सुनिए। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। वाक्य व्यवस्थित है, शब्दों का समूह है और इसका आशय भी प्रकट हो रहा है कि यह क्या कह रहा है। तो वाक्य के परिभाषा के अनुसार ऐसा सार्थक, सार्थक का मतलब होता है सजोड़ अर्थक। सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार सुनिए, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। शब्दों का समूह है, व्यवस्थित भी है, व्याकरणीय नियमों से बंधा भी हुआ है और इससे पूरा आशय भी प्रकट हो रहा है। राम ने धर्म की स्थापना की, इसको हम कहेंगे वाक्य। तो आप समझ गए वाक्य की परिभाषा क्या है।
अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं और हम बारी बारी से इसका परिभाषा देंगे। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। दूसरा आता है विधेय, जिसको कहते हैं प्रेडिकेट, यानी उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग है, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब हम देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन बीमार है, मोहन बीमार है, किसके बारे में कहा गया? मोहन के बारे में, इसलिए उद्देश्य कौन है? मोहन। मोहन बीमार है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन बीमार है, कौन बीमार है? मोहन। किसके बारे में कहा गया? मोहन के बारे में, इसलिए यहाँ मोहन हो गया उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन बीमार है। दूसरा आता है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। तब मोहन को अपना साथी चुना, यह कहलाएगा विधेय। ठीक है ना? मतलब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना, यहाँ उद्देश्य हो जाएगा जगदीश ने, मोहन को अपना साथी चुना, यह कहलाएगा विधेय। ठीक है ना? तो आपने सुना उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य के यही दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बात समझ में आ रही है ना? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 विस्मयादि वाचक वाक्य। नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। ठीक है? और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम क्रमशः सबके बारे में पढ़ेंगे कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम सबके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिले उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं
कल दिल्ली गया था। मैं कल दिल्ली गया था। बस हो गया, ये विधानवाचक वाक्य। दूसरा कहता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है उन्हें कौन सा वाक्य बोले थे? हाँ, उन्हें मैंने बताया था निषेधवाचक वाक्य। मैंने जिन वाक्यों से किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। निषेधवाचक वाक्य में मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी। उदाहरण के अनुसार स्पष्ट हो गया कि यह निषेधवाचक वाक्य है। समझ में आ गया। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी से प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुमने अभी क्या खाया, सोहन कहाँ जा रहा है, क्यों, कहाँ, कैसे। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो मैं अभी बताया प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो इससे प्रश्न पूछा गया। उसके बाद है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, घृणा, शोक आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कैसा सुंदर दृश्य है, आह कैसा सुंदर दृश्य है, अरे वह गिर गया, ठीक है, ओह बड़ा जुल्म हो गया, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। ये वाक्य जो है विस्मयादि बोधक वाक्य हैं या विस्मयादि वाचक वाक्य हैं। अगला हम पढ़ेंगे 4 नंबर मैंने अभी बताया, फिर हम आपको 5 नंबर में बताते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम कीजिए, आप जा सकते हैं। इन वाक्यों से पता चलता है कि किसी किस वाक्य में आज्ञा दिया गया है, किसी में आदेश दिया गया है, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया आपको, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। 5 नंबर में है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आज्ञा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, यानी आपकी क्या है, इच्छा है, इच्छा दे रहे हैं, या यहाँ पर आप उसको क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद, ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आज्ञा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य
कहते हैं। जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो, भगवान करे सब कुशल लौटें। ठीक है, ये आपका इच्छा हुआ। अब अगला नंबर है 7 नंबर, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं बाजार चला जाऊं, संभवतः वह सुधर जाए, वह शायद आए। मतलब इस वाक्य में संदेह का बोध होता है। ठीक है। 8 नंबर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इशारा हो रहा है कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब इशारा किया जा रहा है कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती। आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती। अगला उदाहरण है, यदि छुट्टियां हुई तो हम सब कश्मीर अवश्य जाएंगे। यानी इशारा किया जा रहा है किसकी ओर? छुट्टी की ओर। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। ठीक है ना। ये हुआ वाक्य के 8 भेद जो मैंने अभी आपको बताया। लास्ट जो था संकेतवाचक वाक्य, इसमें कारण, हर्ष, कारण, शर्त आदि का बोध होता है। तो आपने जाना वाक्य की परिभाषा, यानी वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, यही सब बात मैंने आज आपको बताया। चैप्टर वाक्य जो है आपका पूरा हुआ। अब अगले क्लास में हम बताएंगे वाक्य परिवर्तन के नियम, यानी वाक्य को चेंज किया जाता है। ठीक है ना। जैसे वाक्य को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे एग्जाम में पूछता है कि ये वाक्य जो दिया हुआ है इस वाक्य को आप चेंज कीजिए, इच्छावाचक में, संदेहवाचक में, चाहे प्रश्नवाचक में, इस सब तरह के क्वेश्चन आते हैं चेंज करने के लिए। जैसे एक उदाहरण है, सुनिए। सबसे पहले सुन लीजिए, वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में, एक किसी विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। यानी वाक्य को चेंज करने की परिवर्तन कहते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य में है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। मनीषा 10वीं में पढ़ती है, ये विधानवाचक हो गया। इसको निषेधवाचक में बदल देना है। तो मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है, नहीं लगा देंगे तो यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य में इसको बदल देना है, तो क्या लगा देंगे पहले, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। अब इसको आज्ञावाचक में बदलिए, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। अगला इसी को विस्मयादिवाचक में बनाना है, तो लिखेंगे, अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी। अगर इसको इच्छावाचक में बदलना हो तो लिखेंगे, काश मनीषा 10वीं पढ़ती। इसी को अगर संदेहवाचक में बदलना है तो कहेंगे, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। ठीक है, या शायद जोड़ देंगे, शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती है, यानी यह संदेहवाचक हो गया। ठीक है। और संकेतवाचक में इसको अगर बदलना है तो लिखेंगे, यदि अनुमति मिले तो, यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं पढ़े। तो एक वाक्य हुआ विधानवाचक में और इसको सभी वाक्य में चेंज कर दिया गया। तो मैंने बताया कि एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को किसी अन्य अर्थ वाले वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह से जो मैंने अभी आपको बताया वाक्य परिवर्तन हो गया। एक, जैसे मनीषा
10वीं में पढ़ती है, यह विधानवाचक वाक्य था। इसी को निषेधवाचक में नहीं लगा दिया गया। मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है। प्रश्नवाचक में क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। तो इसी तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निषेध विधानवाचक दे देगा, प्रश्नवाचक में चेंज कीजिए, या प्रश्नवाचक दे देगा, विधानवाचक में चेंज कीजिए, या संकेतवाचक में दे देगा और कहेगा इसको विधेयनवाचक में बदलिए, या विस्मयादिवाचक वाक्य दे देगा और कहेगा संदेहवाचक में बदलिए। इस तरह से एग्जाम में वाक्य परिवर्तन करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो व्याकरण में 3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पहले शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, दूसरा मैंने बताया समास, उसका भेद परिभाषा, तीसरा आज वाक्य, और चौथा क्लास में हम जब आएंगे तो लास्ट आपका ग्रामर होगा, वह होगा अलंकार, उसको हम पढ़ाएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह बात सभी जो मैंने अभी आपको बताया समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।